गुड इवनिंग बच्चों। देखो बेटा, आपको ऑडियो वीडियो सुनाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, एक सेकंड। हाँ बेटा, कहाँ पर थे हम लोग? याद दिलाओ एक बार, जहां पर थे। हाँ अच्छा, एन और जेड वाला ग्राफ हमने देखा था, एनपी रेशियो वाला, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला ग्राफ हमने समझा था। ठीक है, इसमें एक टर्म आती है आपकी बेटा, बाइंडिंग एनर्जी करके। बाइंडिंग एनर्जी, वैसे आप जानते हो, इस टर्म से आप परिचित हो। वही टर्म है ये। किसी सिस्टम को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी उसको सप्लाई करनी है आपको, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, है ना। जैसे एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स में ब्रेक करना, फ्री करना उनको, उसके लिए जो एनर्जी आप दोगे, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मीन्स आप समझो, यहाँ पर ये कोई न्यूक्लियस है बेटा, ये इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ऐसे। अब आपने इसको बाइंडिंग एनर्जी दे दी, तो अगर आप बाइंडिंग एनर्जी दोगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस आपका ब्रेक हो गया, ये सारे फ्री हो गए, ऐसा बोलोगे। करेक्ट। तो इन सिंपल वर्ड हम कहें तो क्या बोले, कि किसी न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब इसी को आप उल्टा भी देख सकते हो। अगर हम ऐसा करें कि इससे न्यूक्लियस हम बनाना चाहें, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन फ्री स्टेट है बेटा ये। फ्री स्टेट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर हम इससे न्यूक्लियस बनाते हैं, तो न्यूक्लियस फॉर्म होने पर बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। जब भी न्यूक्लियस फॉर्म होगा, तो न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी बेटा। बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आ रहा है, हाँ एक्चुअली घर के पास में कहीं पर काम चल रहा है, थोड़ा सा उसका आ रहा होगा, वो अभी कुछ देर का होगा, बंद हो जाएगा। तो सुनो, इसमें क्या है कि अगर आप फ्री स्टेट में न्यूक्लियॉन्स हैं, इनको बांधकर न्यूक्लियस बनाना चाहते हो, तो ऐसा होने पर एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, सेम इक्वेशन में उल्टा लिख दो इसको, ये बाइंडिंग एनर्जी। करेक्ट। इसके ऊपर कुछ अच्छा इसमें, और ये एनर्जी आती कहां से, ये एनर्जी आती है कि अगर आप बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहते हो इस इक्वेशन की, तो कैसे आएगी, देखो। जितने फ्री न्यूक्लियॉन्स हैं, इन सबका मास ले लो, है ना, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास। अच्छा एक बात बताइए, अगर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसका मास ज्यादा होगा, इनका मास ज्यादा होगा या इसका मास ज्यादा है? सेम रहेगा? नहीं बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास प्लस एनर्जी मिलाकर कंजर्व होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास और एनर्जी मिलाकर कंजर्व होता है। ठीक है,
अकेला मास कंजर्व नहीं होता या अकेली एनर्जी कंजर्व नहीं होती, क्योंकि आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है mc² वाला वो इसमें लगता है, तो एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। तो आप देखिए बात समझिए, यहाँ पर जो मास होगा इसका, न्यूक्लियस के मास को m बोल दो, तो ये जो एनर्जी है ये mc² के अकॉर्डिंग इसके इक्विवेलेंट एक मास मिलेगा आपको। तो ये मास और ये मास ऐड होकर ये मास बन रहा है, मतलब फ्री स्टेट में मास ज्यादा है और न्यूक्लियस के अंदर इनका मास कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी को आप क्या बोलते हो, मास डिफेक्ट आप इसको बोलते हो। तो यहां पर अगर हम बात करें कि इसका मास डिफेक्ट कितना है, डेल्टा एम, तो डेल्टा एम होगा बेटा फ्री स्टेट का मास, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। n न्यूट्रॉन होते हैं, z प्रोटॉन होते हैं, ये इन सबका फ्री स्टेट में मास आ गया, और इसमें से माइनस करो न्यूक्लियस के मास को, ये, और ये हो जाएगा आपका मास डिफेक्ट। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो इस मास के इक्विवेलेंट एनर्जी आएगी बेटा mc² के फॉर्मूले से। तो बाइंडिंग एनर्जी आप कह सकते हो डेल्टा m इंटू c²। अब इसमें एक बात ये आती है कि अगर आप न्यूक्लियस की बात ना करें, अगर आप न्यूक्लियस की बात ना करें और आप बात करें एटम की, तो एटम के केस में क्या लिखोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा। एटम की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास भी उसमें होगा। तो वहां पर अपन क्या करेंगे, Z उसमें प्रोटॉन होंगे, N न्यूट्रॉन है, Z है प्रोटॉन, और Z ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसमें से माइनस करो एटम के मास को, जैसे यहाँ पर अपन ने न्यूक्लियस के मास को माइनस करा था, तो यहाँ पर अपन एटम के मास को माइनस करेंगे। ये जो पूरी टर्म आएगी ये अपने लिए किसका काम करेगी, मास डिफेक्ट का, ये डेल्टा एम हो जाएगा, और इसको c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी अपनी। वैसे हमें न्यूक्लियस के कॉन्टेक्स्ट में देखना है बजाय एटम के, ठीक है। इस पर ऐसे सवाल अपन बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा फिक्स होता है बेटा, डाटा अपने मन से अपन नहीं दे सकते इसको। तो हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि बिगिनर बॉक्स में से एक दो सवाल हम कर लें इसके, तो हमें समझ में आ जाएगा कैसे सवाल होते हैं इसके। आप एक काम कीजिए, जो बिगिनर बॉक्स नंबर 1 है प्लीज उसको ओपन कीजिए सभी बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन हम डायरेक्ट ऐसे फॉर्म नहीं कर सकते, इनका डाटा फिक्स होता है। है ना, आई थिंक आपने ओपन कर लिया है। तो मैं BB1 के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अपन, determine from the given data the Q value of the following reactions। हमें इन रिएक्शन की Q वैल्यू बताना है बेटा। Q अपन किसको बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन Q बोलते हैं। जैसे मास डिफेक्ट के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई उसको अपन Q बोल देंगे। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, यहां पर आप ओपन कर लिया सारे बच्चों ने बिगिनर बॉक्स 1, है ना, ठीक है। तो ये पेज नंबर है आपका 156 है बेटा, पेज नंबर 156 क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हाइड्रोजन एटम
और ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप, इन दोनों को मिलाकर यह आइसोटॉप बने बेटा। है ना? तो यहां पर हमें इसके अंदर बताना है कि मास डिफेक्ट इसमें कितना है और इसकी क्यू वैल्यू बताना है हमें, कितनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई। तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ये एनर्जी है रिलीज हुई है, तो मास किधर ज्यादा होना चाहिए, इनका मास ज्यादा होना चाहिए या इनका? रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के मास के साथ में एनर्जी भी है ना? तो हम क्या करेंगे, इनके मास में से इनके मास को माइनस कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसने क्या करा, अपने को मास दे रखा है नीचे, ठीक है। तो अगर अपन क्यू वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये क्यू वैल्यू अपने लिए होगा इसका मास प्लस इसका मास, मास ऑफ 1H3, इसमें से माइनस करोगे मास ऑफ 1H2 और मास ऑफ 1H2। बेटा इनको माइनस करेंगे और उसके बाद अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर से, ठीक है। तो ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कितनी एनर्जी आएगी। और अगर इसने मास को हमें यूनिट में दे रखा है, एटॉमिक मास यूनिट में, तो फिर हमें सी स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 931.5 वाला फैक्टर हमने देखा था ना। देखो रुको ध्यान से देखना, इनका मास ज्यादा है, इनका मास कम है। अभी हम ऐसा मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जो क्यू वैल्यू है वो अपन ने यहाँ पर पॉजिटिव मानी है, ये एनर्जी पॉजिटिव मानी है हमने। राइट साइड ऐड करना है। सवाल क्या है अपना, कि जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। तो रिलीज होगी तो प्रोडक्ट बनने के बाद रिलीज होगी ना, मतलब वो एनर्जी प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल रहेगी। क्यू वैल्यू के बराबर एनर्जी प्रोडक्ट के साथ में अवेलेबल रहेगी, तो राइट साइड में लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी प्लस मास है और यहाँ पर केवल मास है, तो ये जो एनर्जी है इसके आइडेंटिकल एक मास अपन मानेंगे mc स्क्वायर से। तो इधर का मास ज्यादा मान रहे हैं अपन, इधर का मास कम, इधर का मास अपना, इन दोनों का मास कम है और इसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि जब इसमें से इसको माइनस करोगे तब ये आ रहा है। जल्दी बोलो। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से सुनो। ये सी स्क्वायर आपको रखना है 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ये तब रखना बेटा जब यहाँ पर जो डेल्टा एम है आपका, जो ये जो डेल्टा एम आएगा, जब ये किलोग्राम में दे रखा है, तो अगर ये किलोग्राम में दे रखा है तो इसको मीटर पर सेकंड में रखो और जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये यूनिट में दे रखा है, अगर डेल्टा एम आपका एम यू में है, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 931.5 MeV। 1 यूनिट इतना होता है, तो जो यूनिट अपन निकालेंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझो, हमें इस सवाल में जो मास दे रखा है, आप बताइए किसमें दिया है, किलोग्राम में कि एमयू में? यूनिट में दे रखा है, तो यूनिट में दे रखा है तो फिर हमें वैसे सी स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसको उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 931.5 से। तो बेटा आई थिंक इसके बाद आप कर पाओगे इस सवाल को। यहाँ पर इसका जो मास है दे रखा है आपको यू में,
1.007825। ये कैलकुलेशन बहुत खराब होते हैं यार। जो 1H3 है इसका मास दे रखा है आपको 3.016049 और इसमें से माइनस करना है इन दोनों को। 1H2 को 2 बार माइनस करना है। तो बेटा 1H2 ये रहा 2.014102 इंटू 2, ये 2 बार है, करेक्ट, ऐसे। और अब क्योंकि सुनो, हाँ ठीक है, ये जो भी आएगा उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ये तो एक कैलकुलेशन है और क्या है। ये जो भी आया ये यूनिट में आया है बेटा, ये मास किस में है, एमयू में है। तो इसको अगर एनर्जी में चेंज करना है तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एमईवी में अपना आंसर आएगा इसमें। तो जरा बताओ, क्या आपको ये समझ में आया कैसे करना है सवाल को? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, आपकी जो क्यू वैल्यू होती है, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव क्यू वैल्यू का मतलब है कि एनर्जी रिलीज होगी। सी स्क्वायर कहाँ गया? अरे ये सी स्क्वायर तो बेटा तब रखना है जब अगर ये किलोग्राम में होगा ना, अगर ये किलोग्राम में होगा, ध्यान से सुनो, अगर ये किलोग्राम में है तो फिर इसमें 3 इंटू 10 की पावर 8 रखना पड़ेगा आपको सी की जगह, और आंसर आपका जूल में आएगा। लेकिन अगर ये यूनिट में दे रखा है आपको तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना? हाँ। तो अब जरा समझे, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वही एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा मतलब ये स्टेबल होगा, भाई एनर्जी निकल रही है मतलब एनर्जी कम हो रही है। अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें स्टेबिलिटी होगी, बजाय इनके थोड़ा ज्यादा स्टेबल है ये, तो वो रिएक्शन होगी। लेकिन अगर क्यू वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो वो रिएक्शन नहीं होगी। नेगेटिव क्यू वैल्यू हमें अगर आती है तो हमें ये बोलना चाहिए कि वो स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि एनर्जी अपने आप बढ़ेगी कैसे? वो तो जो भी रिएक्शन होती है वो एनर्जी बढ़ाने के लिए होती है कि कम करने के लिए? कम करने के लिए। स्टेबिलिटी की तरफ जाता है ना बेटा वो तो हमेशा। यस। तो इस तरीके से अपन जो सेकंड रिएक्शन है वो भी निकाल सकते हैं, है ना? हम्म। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िए सभी, सारे नहीं कराऊंगा, अपन एक दो में समझ लेंगे करना क्या है। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इसका मास दे रखा है आपको, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, प्रोटॉन का दे रखा है, आई थिंक हो जाएगा ये जो फॉर्मूला हमने देखा अभी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के टोटल मास निकाल देंगे, उसमें से क्लोरीन के न्यूक्लियस के मास को माइनस कर देंगे, तो डेल्टा एम आ जाएगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है फिजन, तो फिजन तो अपन ने पढ़ा नहीं है, हम फिजन वाले को रोक लो, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी वाला सवाल आएगा तो हमें ऐसे करना चाहिए। देखिए बेटा, जैसे एक ये सवाल है आपका कि पी ए प्लस क्यू बी इक्वल टू एक्स सी प्लस वाई डी प्लस क्यू।
ये एक रिएक्शन मैंने लिखा है, इसके अंदर ए और बी आपके रिएक्टेंट हैं, सी और डी जो बने हैं, और आगे ये जो नंबर लिखे हैं पी क्यू, ये आप जानते हो रिएक्शन में जो आगे नंबर लिखे जाते हैं, है ना। तो अपन ऐसा बता सकते हैं क्या कि इसमें बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, या क्यू वैल्यू कितनी होगी। इस इक्वेशन की क्यू वैल्यू हमें बताना है, कैसे लाएंगे सोचो। इसका मास लेंगे बेटा पूरे का, है ना। तो इसका जो मास होगा हम डेल्टा एम निकालेंगे, तो P इंटू मास ऑफ ए, ये जो ए न्यूक्लियस था इसका मास, प्लस Q इंटू मास ऑफ बी, ये इनके आगे के नंबर हैं, जैसे आपकी इक्वेशन चलती है ना, पता है ना आपको, ये आगे जो नंबर लिखे होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें से माइनस करोगे x इंटू मास ऑफ सी प्लस y इंटू मास ऑफ डी, ये हो जाएगा मास डिफेक्ट। तो जो Q हो जाएगा उसको डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। करेक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा है या कम है तो इससे क्या पता चलता है अपने को, अपन देखते हैं। बेटा न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। न्यूक्लियस को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करना है इंडिविजुअल पार्टिकल्स में, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। और अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है तो कम एनर्जी लगेगी। तो यहां से हमें देखने में क्या लग रहा है कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, और कौन सा कम स्टेबल होना चाहिए, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है खास, समझो, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। ये जो स्टेटमेंट अपन ने कहा है ये मॉडिफाई होगा अभी। इसमें एक टर्म आएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करके आती है बेटा। तो इसमें क्या अपन करेंगे कि हम न्यूक्लियस को सारे पार्टिकल में ब्रेक नहीं कर रहे, हम केवल न्यूक्लियन निकाल रहे हैं, पर न्यूक्लियन, मतलब हम एक न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, आप चाहो तो सिंबल इसको EBN कर दो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, करेक्ट। बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने होते हैं बोलो, ए होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन होते हैं ए। तो ये जो टर्म है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगी बजाय बाइंडिंग एनर्जी के। स्टेबिलिटी इससे डिफाइन होगी, जैसे सपोज करो कोई न्यूक्लियस है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। दो न्यूक्लियस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक्स और वाई को, तो वाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो लग क्या रहा है कि वाई ज्यादा स्टेबल है, लेकिन एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो ज्यादा स्टेबल बेटा एक्स होगा बजाय वाई के। एक्स इज मोर स्टेबल, है ना। क्योंकि होता क्या है, हाँ मैं इस चीज को रिपीट करूंगा, मतलब ऐसा नहीं होता है कि न्यूक्लियस पूरा एक बार में सारे पार्टिकल में ब्रेक हो गया। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो उसमें से जो अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं और जो चेंजेस आते हैं, तो न्यूक्लियस पूरा सिंगल टाइम में इंडिविजुअल न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ब्रेक नहीं हो जाता है कंप्लीट। तो वो जो टर्म है वो समझने के लिए अपन ने देखी थी बाइंडिंग एनर्जी, पर अपन तो सिंगल सिंगल न्यूक्लियन की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक न्यूक्लियन निकालना किसमें से ज्यादा आसान है।
तो जिसमें से न्यूक्लियन ज्यादा आसानी से निकल जाएगा एक न्यूक्लियन, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो कम स्टेबल होगा। जिसमें से एक न्यूक्लियन निकालना आसान होगा, मतलब कम एनर्जी देने पर न्यूक्लियन निकल गया, तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो कम स्टेबल है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, ये बेटा ज्यादा का साइन है अपना, तो ये मोर स्टेबल होगा। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो ये लेस स्टेबल होगा। अरे सिंपल तो है, तो मैं न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन निकालना है, मैं सिंगल न्यूक्लियन की बात कर रहा हूँ, तो सिंगल न्यूक्लियन किस केस में ज्यादा निकलेगा, इस केस में या इस केस में? सिंगल न्यूक्लियन किस केस में जल्दी निकलेगा, आसानी से निकलेगा, इसमें या इसमें? इसमें निकलेगा ना। हाँ, तो अगर सिंगल न्यूक्लियन इसमें से निकल रहा है इजीली, तो फिर ये कम स्टेबल हुआ। और इसमें से सिंगल न्यूक्लियन को निकालना ज्यादा कठिन है, इसको ज्यादा एनर्जी दोगे एक न्यूक्लियन निकालने के लिए, तब ये न्यूक्लियन को निकलने देगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है, जो न्यूक्लियन को निकलने नहीं दे रहा, और ये आसानी से निकलने दे रहा है, तो ये कम स्टेबल है। ठीक है, यस। तो हमें क्या देखना है कि अगर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हमें चेक करना है, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से देखना है, ना कि बाइंडिंग एनर्जी से। ये एग्जांपल है आपका x, और कुछ इसको 100 कर देते हैं, यहाँ पे 200 कर देते हैं, और एक अपन ले लेते हैं बेटा y, इसको अपन कुछ चेंज कर देते हैं, सपोज करो 120 कर दिया, और इधर अपन कुछ और कर देते हैं, 250 कर देते हैं। इसकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी, और इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी 500 MeV है ना, और इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी 400 MeV है, ऐसा मैंने मान लिया अभी समझने के लिए। तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एक्स या वाई? एक्स ज्यादा स्टेबल है कि वाई, या दोनों बराबर स्टेबल है? सेम, इक्वल। बाइंडिंग एनर्जी इसकी कम है, लेकिन पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इसकी 2 है, और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इसकी भी 2 है। ध्यान से सुनना, वाई वाला जो है इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी 2 है, और इसकी भी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी 2 है, क्योंकि 200 न्यूक्लियन की एनर्जी 400 है, तो एक न्यूक्लियन की कितनी होगी, 2 ही तो होगी, और इसके भी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी 2, मतलब एक न्यूक्लियन निकालना है आपको अगर, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी 2 MeV, इसको भी देनी पड़ेगी 2 MeV, तो फिर दोनों स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर ही है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कर दूं 450, तब क्या आंसर है आपका? अब कौन सा ज्यादा स्टेबल है बोलो? हाँ, अगर इसको 450 करोगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN ये 2 से ज्यादा है बेटा, जबकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा बजाय इसके, ये ज्यादा स्टेबल है। ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज्यादा है,
ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबल, तो ओवरऑल तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो ये स्टेबल हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है, लेकिन हमें इससे नहीं देखना है, हमें किससे देखना है, पर न्यूक्लियन से देखना है। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज्यादा है, इसलिए बेटा ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला कम स्टेबल होगा। करेक्ट? ठीक है। बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ होता है मास नंबर के रेस्पेक्ट में, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होता है। मास नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ईबीएन। ईबीएन वर्सेस ए ग्राफ, भाई जो अवेलेबल न्यूक्लियस हैं उनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ बनाए, तो वो जो ग्राफ है वो बेटा कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये आपका MeV में है, ठीक है, हाइड्रोजन। उसके बाद फिर ये जो आपका ग्राफ है ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर हीलियम आता है और फिर ऐसे पीक एक दो आते हैं और फिर ये ऐसा कांस्टेंट हो जाता है। ये इस तरीके का ग्राफ इसमें देखने को मिलता है। ये ग्राफ किसी फॉर्मूले से बना हुआ ग्राफ नहीं है, ये डायरेक्ट डेटा रख के बनाया हुआ ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखी गई है वो इसके लिए देखी गई है, जो सबसे टॉप पर दिखेगा आपको, ये आयरन 56 होता है। करेक्ट? तो आयरन का मास नंबर 56 होता है क्या? मुझे सही याद है कि गलत है, एक बार देख लेना बच्चों। आयरन का मास नंबर 56, हाँ ठीक है, सही याद है मुझे। और इसी तरीके से जो बहुत हैवी वाले हैं जैसे यूरेनियम 238 है, वो यहां पर है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिख रहा है आपको, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है 8.8 MeV। फिर जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर कम होती है, फिर स्टेबिलिटी कम होने लगती है, ठीक है। तो 50 से 70 के बीच में जो न्यूक्लियस आते हैं वो मोस्टली स्टेबल होते हैं, जो ज्यादा हैवी हैं वो भी अनस्टेबल हैं क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम आ रही है। और जो बहुत ज्यादा हल्के न्यूक्लियस हैं, हाउएवर ये आपको स्टेबल दिखते हैं, लेकिन इनको हम पर फ्यूज करके, जैसे दो न्यूक्लियस ले लो हाइड्रोजन के, उनको फ्यूज करके हीलियम बना लो, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाई जा सकती है। और अगर इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे आप बताओ? यस, मतलब हमें तो देखना है कि ये स्टेबल है। करेक्ट? तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना है तो इधर से यहां जाना पड़ेगा, इधर से यहां जाना पड़ेगा, तो इसमें मास नंबर हमें बढ़ाने की जरूरत है और इसमें मास नंबर कम करने की जरूरत है। तो मास नंबर कम कैसे होगा? इसको ब्रेक करके। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं सारे, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, अपने अंदर से अल्फा बीटा पार्टिकल निकालते रहते हैं और ये न्यूक्लियर फिजन करते हैं। करेक्ट? तो ये फिजन रिएक्शन के थ्रू इस तरफ जा सकते हैं। और फिजन का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज न्यूक्लियस
into light nucleus. That is called fission. करेक्ट। और इधर से क्या होगा, जब दो हाइड्रोजन को मिलाओगे तो हीलियम बनेगा, तो उनको फ्यूज करना पड़ेगा, ये आपस में फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी के लिए फ्यूज होंगे। तो इधर से जो रिएक्शन आएगी ये आएगी फ्यूजन आएगी। ये वही है जो आपने एक बार शॉर्ट में देख भी रखी होंगी 10th क्लास में, है ना? यस यस। तो ये इनका फंडा है कि फिजन कौन करेगा और फ्यूजन कौन करता है। तो बेटा इसको लिख लीजिए, एक बार बना लीजिए। हाँ बच्चे, आज कंप्लीट हो पाएगा यार? आज कंप्लीट शायद नहीं हो पाएगा, इसमें थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है ना, ये टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है। वो मैथमेटिकल आएगा तो फटाफट हो जाएगा। हाँ, ये ग्राफ को याद रख लो, बस इसमें 2 पॉइंट याद रख लो। कौन कौन से? देखो, ये अपना हाइड्रोजन, हीलियम, Fe और यूरेनियम, ये 4 चीजें याद रख लो, बाकी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो देखो, एक एग्जांपल मैं कर रहा हूं। A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है बेटा, ए वाले जो हैं वो वैसे ले लो, P Q R S प्लस Q। अब ध्यान से सुनना इस सवाल को। यहां पर फॉर ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN, बेटा ए के लिए वो E1 है, बी के लिए E2, सी के लिए E3 और डी के लिए E4 है। ये तो आपको इसमें बताना है कि Q वैल्यू कितनी है। फाइंड कीजिए Q वैल्यू, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हमें करना क्या है, अब किसमें से किसको माइनस करना है? इसमें से इसको माइनस करना है या इसमें से इसको माइनस करना है? अब बेटा मास डिफेक्ट नहीं है ये, अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को माइनस करना है। अच्छा रुको, 1 मिनट रुको, इसको जरा यहां ध्यान से सुनना। आपको बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए। और न्यूक्लियस बनने पर क्या होती है, जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको देना है। तो अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये दोनों तो टूटेंगे, ये दोनों टूटेंगे, है ना? यस, तो इनको तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये दोनों बनेंगे, ये बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। न्यूक्लियस बनने पर एनर्जी रिलीज होगी, न्यूक्लियस टूटने पर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो अगर अपन देखना चाहें कि एनर्जी रिलीज कितनी हुई, हम क्यू वैल्यू किसको बोलते हैं, एनर्जी रिलीज। तो अपन देखेंगे टोटल रिलीज कितनी हुई और टोटल देनी कितनी पड़ी, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा बेटा। तो आपकी क्यू वैल्यू होगी, इसको एनर्जी कितनी देनी पड़ी,
अच्छा, इनके मास नंबर नहीं लिखे मैंने, इनके मास नंबर मैंने नहीं लिखे। तो एक काम करो ना, इसको मास नंबर में ले लो। बेटा एक सेकंड रुकना, एक मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। ये A1, A2, A3, A4 ये इनके मास नंबर है। हाँ, अब मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर एक ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है, वो E1 है, और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं? एक ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन E1 है, और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन A1 है। मतलब इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपन देखें तो कितनी हुई? तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी हुई बेटा E1 इंटू A1, और इस पर साइन माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये एनर्जी हमको देनी पड़ी उसे तोड़ने के लिए। करेक्ट। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी हमें ब्रेक करने की जरूरत है, क्योंकि जब ये दोनों ब्रेक होंगे तब ये नए बनेंगे। तो इसको ब्रेक करा तो इसको एनर्जी कितनी देनी पड़ी? पर न्यूक्लियॉन पे एनर्जी कितनी थी? E2। इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं? A2। ये दोनों एनर्जी हमें अपनी तरफ से देनी पड़ी, तो माइनस हो गई। अब रिलीज कौन सी हुई? तो इनसे रिलीज हुई है, तो ये प्लस होगी। तो प्लस E3A3 प्लस E4A4। बेटा ये काम का एग्जांपल है। अब आप मुझे कंफर्म कर दो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं? नहीं, एक बच्चे का डाउट है, बाकी मैक्सिमम को क्लियर है। ठीक है बेटा, ये एनर्जी की कैलकुलेशन है, मास की नहीं है, है ना? ये तो हमने देखा था कि मास इसका ज्यादा था, इसका कम था, तो मास अपन ने इसमें से इसको माइनस करा था। अब हम एनर्जी कैलकुलेशन देख रहे हैं। हम क्यों किसको बोल रहे हैं? जो एनर्जी रिलीज हुई। तो एनर्जी रिलीज कब होती है? न्यूक्लियस बनने पर। एनर्जी देनी कब पड़ती है? न्यूक्लियस तोड़ने के लिए। तो इन दोनों को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एक न्यूक्लियॉन पर इतनी एनर्जी दोगे तो A1 न्यूक्लियॉन पर इतनी एनर्जी दोगे। ये रिलीज नहीं हुई है, उल्टा आपको देनी पड़ी, तो माइनस साइन आएगा। करेक्ट। ऐसे ही बात करोगे इसकी, तो इसको इतनी एनर्जी दोगे तब टूटेगा ये। और ये बेटा टूटे नहीं है, ये तो बने हैं। तो बने हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो इन्होंने इतनी एनर्जी को रिलीज कर दिया। तो ओवरऑल ये आपकी क्यू वैल्यू मिलेगी। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्यू वैल्यू पर और सवाल कर सकते हैं अपन एक आधी। देखिए बेटा, इसका आंसर आपको देना है। ये कोई न्यूक्लियस है आपका X, दो सौ चार, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल निकलता है तो Y में कन्वर्ट होता है। 200 प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस Q। ठीक है। अल्फा का मास नंबर 4 होता है, पता है ना आपको? तो 204 में से 4 गया तो ये 200 बचा। ठीक है। अब सवाल ये आ रहा है कि ये जो क्यू वैल्यू है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई, ये कहां पर है? तो ये इन दोनों के काइनेटिक के फॉर्म में, ये इन दोनों की काइनेटिक के फॉर्म में। तो बेटा ये रेस्ट में था, लेकिन ये दोनों रेस्ट में नहीं है, इन दोनों में ये एनर्जी है। तो आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y एंड अल्फा। ये आपका सवाल है। टोटल एनर्जी रिलीज हुई है क्यू। नहीं, बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत ही नहीं ना, बता तो दिया कि एनर्जी क्यों निकली है।
मतलब टोटल ओवरऑल जो एनर्जी निकली है वो क्यू है, वही इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन दोनों की मिलाकर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसी से तो होगी, क्यू से। मैं और लिख देता हूं, एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। इफ क्यू इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, ये लो अब कंप्लीट है, जो एनर्जी निकली वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, ऐसा। तो अब बताना है आपको क्या आंसर होगा। ये पुराना सवाल हो गया बेटा। देखो तीन चीजें के कंजर्वेशन ध्यान रखना है तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्शन में। ये वेरी आईएमपी नोट है, इसको लिख के रख लो। एक होगा आपका मास प्लस एनर्जी, ये मिलाकर कंजर्व होता है, मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन। और सेकंड होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये तो इन दोनों को यूज करके हम टोटल डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे समझना, अगर अपन बात करें इसमें लीनियर मोमेंटम लगाएं, सॉल्यूशन समझना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो इसका जो मास था ये जो भी था, लेकिन ये जो बने तो इसका मास हो गया 200 m और इसका मास हो गया बेटा 4 m। इसका मास 200 m होगा, इसका मास 4 m होगा। अगर इसका मोमेंटम p है तो इसका मोमेंटम भी p ही होगा। ये बात तो समझ में आ रही है आपको? मोमेंटम दोनों का सेम होना चाहिए। करेक्ट? ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, तो ये रेस्ट में था। अब क्या हुआ, ये जो दोनों स्प्लिट होकर बने हैं तो मोमेंटम दोनों का इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, तभी मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा। इसके बाद जब बात आएगी काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है। अब मोमेंटम तो बेटा सेम है दोनों का, इसका और इसका, तो 2 हटाओ p हटाओ, तो प्रोपोर्शन में कौन जाएगा? 1 अपॉन m। तो आप लिख सकते हो कि k1 अपॉन k2 बराबर m2 अपॉन m1। k1 अपॉन k2 बराबर m2 अपॉन m1। काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स रेशियो में जाएगी क्योंकि मोमेंटम बराबर है इसलिए, है ना? ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब m2 अपॉन m1, इसका मास कितना है बेटा? 4, इसका कितना है? 200, तो 1/50 का रेशो होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी में रेशो 1/50 हो गया। तो इसीलिए जो k1 होगा आपका, k1 हो जाएगा q अपॉन 51 और k2 हो जाएगा 50q अपॉन 51। ये आपके k1 k2 आ गए। यूनिट, अरे जो q की जो यूनिट रहेगी, अगर वो MeV बोलेगा तो MeV, जूल बोलेगा तो जूल। हमने तो आंसर q के टर्म्स में दिया है ना। ये तो नहीं बताना है ना ये कहां से आया। हाँ, क्योंकि दोनों एनर्जी का जो सम है, जो क्यू एनर्जी रिलीज हुई थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है। मतलब आपका k1 प्लस k2 50 कहां से आया? अरे ये देखो ना यहाँ पे m2 अपॉन m1, इसका मास कितना है? 4, इसका कितना है? 200, तो 4 अपॉन 200 कितना होगा? 1/50 तो होगा। और अच्छा रुक जाओ, एक तो ये इक्वेशन हो गई नंबर एक इक्वेशन ये है कि k1 प्लस k2 दोनों काइनेटिक का सम, ये बेटा एनर्जी आई कहां से? इसी से तो आई है।
तो इनका सम किसके बराबर है? क्यू के। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए बात को? कंपोनेंटो डिविडेंडो, नहीं कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं बोलेंगे इसको, जाने दो ना, आप जैसे भी सॉल्व करना है वैसे कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं ये बता देता हूँ कि मैंने क्या करा। आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो कि आप k1 की वैल्यू निकाल लो k2 की टर्म्स में, उसको यहाँ रख के सॉल्व कर देना। मैंने क्या करा है मैं बता देता हूँ। ये मैं एक अलग से आर्टिकल दे रहा हूँ, ये बहुत काम का है, आपके भी काम आएगा। अगर x y z का रेशो ए बी सी है, अगर एक्स वाई जेड का रेशो ए बी सी है और एक्स वाई जेड का सम एस है, तो तुम सीधे लिख सकते हो x बराबर, बेटा x के सामने जो दिख रहा है ना कॉरस्पॉन्डिंग, ये ऊपर रखोगे, नीचे इन तीनों का सम होता है और मल्टीप्लाई टोटल से होता है ये। तो k1 के सामने 1 है, तो इसलिए ऊपर 1 आ जाएगा यहाँ पे, नीचे आएगा इन दोनों का सम 51, मल्टीप्लाई होगा टोटल मतलब कि उससे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। अब बेटा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, केवल जस्ट ओनली रीडिंग जैसा है ये। अगर आप चाहो तो मैं आपके पार्ट पे छोड़ दूं एक बार कल के लिए। जस्ट आपको रीड करना है और कुछ भी नहीं करना है। आप रीड कर लेना और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं कल वाले लेक्चर में कर ही दूंगा क्लियर आपको, है ना। वहां पर कोई मैथमेटिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ मॉड्यूल से करना है, केवल फिजन क्या है फ्यूजन क्या है आप इसको रीड करना, कल मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, हो जाएगा आपका। तो मैं अभी इसके आगे चल रहा हूँ। हमारे बेटा रेडियो एक्टिविटी करके कॉन्सेप्ट होता है अपना, तो रेडियो एक्टिविटी पर अपन आते हैं। देखिए रेडियो एक्टिविटी, इसमें क्या है कि कोई सा भी रेडियो एक्टिव आपका न्यूक्लियस होता है, जैसे सपोज करो रेडियम ले लो, आपके मॉड्यूल का ही डायग्राम ले रहा हूं मैं। रेडियम को एक बॉक्स के अंदर रख दिया, ये लेड का बॉक्स है। अब रेडियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो वो अपने अंदर से अल्फा बीटा डीके निकालता रहता है, रेडिएशंस निकालता रहता है। अगर आप यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दो, ये कैपेसिटर है आपका, जिसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है प्लेट पे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अंदर की तरफ होगा चार्ज, मैंने खाली शो ऐसे करा है। तो क्या होगा, इसको यहीं कर लो, ये कैपेसिटर है। तो कुछ पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ सीधे निकल जाते हैं और कुछ इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, इनको अपन बीटा बोलते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये अल्फा होते हैं। और जो सीधे निकल गए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब उसमें चार्ज नहीं है, तो ये गामा फोटॉन्स हैं आपके। तो इसको बोलोगे गामा रे, इसको बोलोगे बीटा रेज, इसको बोलोगे अल्फा रेज। ये पार्टिकल इसमें से लगातार निकल रहे हैं क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं बेटा? प्रॉपर्टी देखो, सुनते जाओ तुम और मॉड्यूल के अंदर देखते भी जाओ। टाइम थोड़ा बचाते हैं, जो इंफॉर्मेशन वाली चीजें उसमें टाइम बचा सकते हैं अपन। तो प्रॉपर्टी सुनते जाओ, मॉड्यूल के अंदर देखते भी जाना, है ना। अल्फा पार्टिकल का मास
प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है और उसका चार्ज प्रोटॉन से डबल होता है। अल्फा पार्टिकल का जो मास है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस मानते हैं अपन, तो हीलियम का न्यूक्लियस है तो उसका मास नंबर कितना होगा 4, और उसका चार्ज नंबर कितना होगा Z, वो 2 होगा। तो प्रोटॉन से डबल चार्ज होता है, प्रोटॉन से 4 टाइम्स हैवियर होता है। ये सीधे डायरेक्ट टेबल को देखो बेटा, जो टेबल उसके अंदर बनी हुई है। बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मास कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन के कंपैरेटिवली, तो इनका मास नेग्लिजिबल है और चार्ज इसका नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, -e चार्ज होगा इनके। गामा क्या है बेटा, गामा तो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो, ठीक है। मास देख लिया, चार्ज देख लिया। देखो एक 4th नंबर पे आ रहा है बेटा स्पीड करके, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है, अल्फा पार्टिकल जो निकलते हैं उनकी स्पीड अलग अलग न्यूक्लियस में से निकलने वाले अल्फा की स्पीड अलग अलग होती है, ऐसा लिखा गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। अलग अलग न्यूक्लियस में से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की स्पीड अलग अलग है। तो फिर अल्फा पार्टिकल क्या है, क्या वो न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक माना जा सकता है? अल्फा रेडिएशन को हम न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं क्या? क्योंकि वो अलग अलग न्यूक्लियस पे अलग अलग आ रहा है बेटा, है ना। लेकिन जो बीटा निकल रहा है वो एक ही न्यूक्लियस में से, बीटा पार्टिकल एक ही न्यूक्लियस में से अलग अलग बीटा पार्टिकल अलग अलग स्पीड से निकल रहे हैं। मतलब जो बीटा पार्टिकल निकलते हैं उनकी स्पीड ऐसी फिक्स नहीं आ रही है। तो क्या बीटा को अपन मान सकते हैं न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक? नहीं मान सकते। और ऐसे जो गामा है, अब बात आएगी गामा की, तो गामा क्या है, गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमेशा लाइट की स्पीड से चलेगी, 3 × 10⁸ से, फोटोन है वो तो वो तो कैरेक्टरिस्टिक हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। वो तो किसी भी न्यूक्लियस से निकले वो लाइट की स्पीड से चलेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा ये गामा पार्टिकल, तो फोटोन है वो, ठीक है। इसके बाद आप ये देख लेना कि आयोनाइजेशन पावर है, पेनिट्रेशन पावर है, करेक्ट। अब हमें देखना यह है कि अल्फा डिके जब होता है तो न्यूक्लियस में चेंजेस क्या आते हैं, ये हमें समझना है। अल्फा डिके में न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होते हैं, इस चीज को समझो। बेटा ये कोई न्यूक्लियस है आपका एक्स जेड ए, अगर ये अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल को अपन क्या लिखते हैं बेटा, हीलियम लिखते हैं। सोच के बताओ, चार्ज नंबर यहाँ पे 2 है और ये आपका Z था, तो यहाँ कितना होना चाहिए? ये चार्ज नंबर है बेटा, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन नंबर या चार्ज नंबर, इसमें प्रोटॉन Z थे, 2 प्रोटॉन यहाँ पर हैं, तो इसमें बचे कितने, Z-2 प्रोटॉन बचे। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन बचेंगे वो Z-2 होंगे। अब न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन नंबर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलाकर हम बात करेंगे, तो इसमें टोटल न्यूक्लियन कितने थे, ए, इसमें कितने हैं 4, तो यहां पर कितने बचेंगे, A-4। हीलियम का जो न्यूक्लियस है इसको अल्फा बोलोगे, ये जो बनता है ये डॉटर कहलाता है, और जो जिसमें से बना है ये पेरेंट कहलाता है, ठीक है। तो अल्फा डी के ऐसा देखा जाता है।
अगर आपको इसकी क्यू वैल्यू निकालना है तो बेटा वैसे निकल जाएगी। अगर आप क्यू वैल्यू निकालना चाहते हो तो मास डिफेक्ट से निकाल लो, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से। डेल्टा एम में क्या करोगे, इसके मास में से इन दोनों के मास को माइनस कर देना, डेल्टा एम आ जाएगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तो एनर्जी आ जाएगी। इसको आप बोलते हो अल्फा डीके। अब देखिए बीटा डीके मतलब न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बीटा डीके। तो वो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो होता क्या है एग्जैक्टली वहां पे, इस बात को समझिए। बीटा डीके में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है बताओ, 0। न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन का चार्ज है आपका प्लस का ई चार्ज प्रोटॉन का, है ना। तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट अगर आप करोगे तो देखो इक्वेशन क्या आएगी, ये न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन, तो प्लस आपको मिलेगा बीटा माइनस मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा ये। तो एक न्यूट्रॉन होगा जो एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, इसका चार्ज है माइनस ई, इसका चार्ज है प्लस ई, इसका चार्ज है माइनस ई, करेक्ट। और जब भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो साथ में एक पार्टिकल और निकलता है, ये केवल एनर्जी का पार्टिकल होता है, इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहां से आ गया और ये क्या चीज है, ये इसमें हो क्या चक्कर तो बताता हूं। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मोमेंटम को जो कैलकुलेशन आते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मोमेंटम कैलकुलेशन इन दोनों के मिलाकर इसके बराबर नहीं हो पाते बेटा। बीटा नेगेटिव उसको इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं अपन, जो इलेक्ट्रॉन निकला ना उसी को अपन बोल रहे हैं बीटा। बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये देखा था ना हमने अभी, ये अल्फा ऐसे गया था बीटा ऐसे गया, तो बीटा प्लस की तरफ जाता है नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है इस पे, और अल्फा पर 2e का चार्ज होता है यहाँ पे। तो इनके जो मोमेंटम और एनर्जी कैलकुलेशंस हैं इन दोनों के मिलकर इसके बराबर नहीं बैठते, बल्कि मोमेंटम में कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपको एक अलग पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। मैं क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई न्यूट्रॉन रेस्ट में है, अगर कोई न्यूट्रॉन रेस्ट में है, इस चीज को समझो, ये न्यूट्रॉन है आपका रेस्ट में, मैं सिंगल न्यूट्रॉन ले रहा हूं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर होता है ये प्रोटॉन और बीटा में टूटा, ये बेटा बीटा इधर चला गया, प्रोटॉन इधर चला गया, तो बताओ क्या इसमें प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या गलती है, प्रोटॉन इधर और बीटा इधर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं हो पा रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं हो पा रहा है यहां पर, क्योंकि इन दोनों का जो नेट मोमेंटम है वो जीरो नहीं होगा। जैसे अगर आप इसको पी बोलो इसको भी पी बोलो तो दोनों के बीच में एंगल आ रहा है, तो इनका मोमेंटम जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए ये और एनर्जी का भी कैलकुलेशन होता है, तो फिर ऐसा माना गया है कि कुछ और पार्टिकल निकलता है जो कि चार्जलेस पार्टिकल, केवल एनर्जी पार्टिकल होता है, एंटी न्यूट्रिनो इसको बोलते हैं, ये इधर चला गया। तो अब इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम ये दोनों मिलकर इस मोमेंटम को बैलेंस कर सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ये इससे बैलेंस हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन ठीक हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और बीटा में कन्वर्ट होता है, प्लस साथ में एक एनर्जी पार्टिकल निकलता है जिसको आप बोलते हो एंटी न्यूट्रिनो। ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन है, ठीक है।
ये तो हो गया बेटा बीटा डी के। अच्छा ये मुझे एक बात और बताओ खास, यहां पर जो अपन ने देखा था एक, ऐसा एक ग्राफ हमने देखा था एन वर्सेस जेड। क्या तुम बता सकते हो ये जो न्यूक्लियस है जहां भी था जिसमें से न्यूट्रॉन टूटा है, वो न्यूक्लियस इधर था या इधर था? कैसे पता होगा? ये जो रिएक्शन हो रही है वो ए में हो रही है या बी में हो रही है, ये कैसे पता करो? ए में, बी में? ए वाले मैक्सिमम आंसर है, बी वाला एक आधे आंसर है। चलो देखो अपन देखते हैं क्या चक्कर है। यहां पर हो क्या रहा है कि न्यूट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन तो कम हो जाएगा, प्रोटॉन बढ़ेगा। तो आपका जो इक्वेशन था ना ये वाला एक्स जेड ए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक्स, एक प्रोटॉन बढ़ेगा बेटा, तो ये Z+1 हो जाएगा और ये ए ही रहेगा। ध्यान से सुनना, ये नहीं बदलेगा। कारण बताओ? क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है, कहीं गया थोड़ी है, न्यूक्लियस के अंदर ही है वो, है ना। और प्लस ये बीटा माइनस हो गया और प्लस एंटी न्यूट्रिनो हो गया। तो अब यहां पर क्या खास बात है? यहां पर यह बात है कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया है और न्यूट्रॉन का नंबर कम हो गया है ना। तो इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा था और प्रोटॉन कम था। तो स्टेबिलिटी में आने के लिए, अगर स्टेबिलिटी में आना चाहता है, इस जोन में आना चाहता है, तो इसको न्यूट्रॉन कम करना पड़ेगा, प्रोटॉन बढ़ाना पड़ेगा। मैं रिपीट करूंगा मेरी बात को, जो ए वाला है ना, अगर ये स्टेबिलिटी में आना चाहता है तो ये दो तरीके से आ सकता है, या तो प्रोटॉन बढ़ा ले तो इसमें आ जाएगा, या न्यूट्रॉन कम कर ले तो भी इसमें आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ए वाला न्यूक्लियस स्टेबिलिटी जोन में आना चाहता है तो दो तरीके से आ सकता है, या तो प्रोटॉन बढ़ा ले तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, या न्यूट्रॉन कम कर ले तो भी इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये यही तो कर रहा है, न्यूट्रॉन कम कर रहा है, प्रोटॉन बढ़ा रहा है, मतलब ये ए था। सही है। तो ये जो रिएक्शन है वो ए के लिए होगी बेटा, बी के लिए नहीं होगी। बी में इसका उल्टा होगा, बी में आपको बीटा का एंटी पार्टिकल मिलता है जिसको आप बीटा पॉजिटिव बोलते हो। प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन प्लस बीटा पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, और इसके साथ आपको एक और एनर्जी पार्टिकल मिलता है जिसको आप न्यूट्रिनो बोलते हो। ये बीटा पॉजिटिव क्या है? बीटा पॉजिटिव आपका, बीटा पॉजिटिव आपका बीटा का एंटी पार्टिकल कहलाता है। बीटा पॉजिटिव इक्वल टू एंटी पार्टिकल ऑफ बीटा नेगेटिव। इसका मास इसके बराबर है, मतलब दोनों का मास नेग्लिजिबल है, मास दोनों का सेम होता है, नेग्लिजिबल, जीरो बोल सकते हो, और चार्ज इनके अपोजिट है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, नेग्लिजिबल मास के दो पार्टिकल हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो? हाँ पॉजिट्रॉन बोलते हैं आप इसको, सही बोल रहे हो। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। तो ऐसे पार्टिकल को हम एंटी पार्टिकल बोलते हैं जो एक दूसरे को कैंसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का पार्टिकल आपको मिलता है यहाँ पे इस इक्वेशन में। अब इसमें क्या हो रहा है कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो ये कौन सा वाला केस होगा, बी या ए? इसमें प्रोटॉन कम हो रहा है, न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, तो ये बीच से अपने स्टेबिलिटी जोन में आ रहा है, ठीक है बेटा।
इसके बाद इसमें आता है गामा डीके। गामा डीके में क्या होता है कि जब भी अल्फा बीटा निकलता है, जब भी अल्फा बीटा पार्टिकल निकलता है, तो अल्फा बीटा पार्टिकल निकलने के पहले अंदर एनर्जी बढ़ रही होगी तभी तो निकलेगा वो। अगर ऑलरेडी एनर्जी कम है, वो स्टेबल है, तो अल्फा बीटा भी क्यों निकलेगा, है ना। तो अल्फा बीटा निकालते समय जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो जैसे आपने देखा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट होती है अलग अलग। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता है, हायर क्वांटम स्टेट से लोअर क्वांटम स्टेट में आता है, तो वो अपने अंदर से रेडिएशन निकलता है। ये आपने एटम के अंदर देखा था। तो यहां पर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस की भी क्वांटम स्टेट है, अपन ने ये बात बताई थी आपको। प्रूव कुछ नहीं किया था मैंने, केवल अपन ने इंफॉर्मेशन ली थी कि न्यूक्लियस भी एक्साइटेड स्टेट में होता है, उसकी भी क्वांटम स्टेट होती है। तो जब भी अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, तो न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में छोड़ के निकलते हैं वो, उस समय एनर्जी उसकी ज्यादा होती है। तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करेगा वो, सोचो। न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा एक्साइटेड स्टेट से, तो अपने अंदर से रेडिएशन निकलेगा कि नहीं। अरे अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते ही तब है जब अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाती है न्यूक्लियस में, करेक्ट। तो ये आपका न्यूक्लियस है जेड ए, ये एक्साइटेड स्टेट में, ये स्टार का मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ना तो जेड बदलता है ना ए बदलता है, केवल इसकी एनर्जी कम होती है। प्लस ये गामा फोटोन निकलता है। तो गामा फोटोन के अंदर ना तो चार्ज होता है ना ही मास होता है, इसमें केवल एनर्जी होती है, करेक्ट। ये हो गया आपका गामा डीके। बेटा इसको लिख लो फटाफट, बेटा देते हैं। कल मैं श्योर इसको बेटा खत्म करूंगा, 100% हो जाएगा कल, टेंशन मत लो आप लोग। इसके अंदर एक और साथ में फिनोमेना होती है जिसको आप बोलते हो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जो आपका न्यूक्लियस है, ये इसके आजू बाजू की जो शेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इस शेल को आप क्या बोलते हो बेटा, के शेल, फर्स्ट वाली n बराबर 1 को, है ना। तो इसमें कई बार क्या होता है, जैसे आप अभी आपने देखा था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ था स्टेबिलिटी में आने के लिए। तो वो ये भी कर सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, वो बीटा प्लस ना निकाले, वो उल्टा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कैप्चर कर ले। तो वो के शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को यहां पर कैप्चर कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें कैप्चर हो गया। और कर सकता है क्योंकि बेटा ये जो आपकी शेल है, ये न्यूक्लियस के बहुत पास में होती है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही वहां पे, करेक्ट। तो प्रोटॉन कभी कभी इसको कैप्चर भी कर लेता है, जिससे यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी। अच्छा सोचो, अगर वैकेंसी क्रिएट होगी तो क्या होगा, अगर वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होगी तो क्या ऊपर से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ जाएगा इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। भाई नीचे एनर्जी स्टेट खाली है तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन इसमें नीचे गिरेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर इसको फिल करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेगा तो यहाँ से रेडिएशन निकलता है, ये रेडिएशन आपका एक्सरे होता है, और ये श्योर एक्सरे ही होगा। एक्सरे क्यों, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस है ये ऑलरेडी हैवी न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस नहीं है, ये ऑलरेडी आपके
एटॉमिक मास नंबर इसका 200 के ऊपर वाले ही है ये। तो ये एक्सरे निकालेंगे, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इस शेल की भी। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे होगा? न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन है जिसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया यहां से। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ही लिख देते हैं ये। तो फिर ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा प्लस एक्सरे के फॉर्म में एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। सिंबॉलिकली क्या लिख सकते हो कि न्यूक्लियस था, Za, इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो एक चार्ज माइनस कर दो यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा? Y Z-1 A प्लस एक्सरे। अच्छा एक बात बताओ, इनका नाम कब चेंज करना पड़ता है आपको? जैसे ये x है तो इसको y कब लिखना पड़ेगा और x कब लिखोगे? अगर z बदलेगा ना तो आपको नाम चेंज करना है, और a बदलेगा तो नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर z सेम है तो वो आइसोटोप होंगे, तो एक ही जगह पर रखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये थी इसकी कहानी, अल्फा बीटा गामा डीके। अच्छा एक बात और बता दो बस, कि ये जो हो रहा है ये ए वाला हुआ है कि बी वाला? इसमें ये स्टेबिलिटी जोन है आपका, तो ये जो फिनोमिना हो रही है ये ए के लिए होगी या बी के लिए, ये बताना है आपको। अरे दोनों आंसर क्यों आ रहे हैं? बी आंसर ज्यादा आ रहा है, ए कम आ रहा है। मैक्सिमम बी आ रहे हैं आपके। देखो ना सिंपल है ये। मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो प्रोटॉन नंबर तो यहाँ पर है Z, तो प्रोटॉन नंबर कम होगा तो ये प्रोटॉन नंबर कम करके स्टेबिलिटी में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये बी में होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इसका प्रोटॉन नंबर कम करा तो ये स्टेबिलिटी से और दूर चला जाएगा, Z और माइनस हो जाएगा, इसका पीछे हो जाएगा, तो ये तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा। करेक्ट। तो ये जो फिनोमेना हो रही है ये बी में होना चाहिए बजाय ए के। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सभी को। कल अपन इसे कंप्लीट करते हैं बेटा, कल कंप्लीट करते हैं। और आप एक हेल्प मेरी कर दो बस, कि जो फ्यूजन और फिजन है उसकी थ्योरी एक बार रीड कर लेना जस्ट। और एक बात और बता दो, वो डाउट डाउट क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे, कम बच्चे आए थे, तो क्या आपको पता नहीं चल पाया था डाउट क्लास का? नहीं पता चला था, लिंक नहीं मिला था। ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग फिर भी एक काम कर लीजिए, आपके जितने डाउट हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए बेटा प्लीज, है ना। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, आप पेंडिंग मत रखना डाउट्स को, बस इतना ध्यान रखें। चलिए कल अपन इसे खत्म करेंगे, परसों आपको ऑप्टिक्स का जो बचा पार्ट है वो खत्म करेंगे, परसों टोटल फिनिश। बाय बेटा।